अम्फान से पश्चिम बंगाल में तबाही का मंजर, राज्यपाल ने वीडियो जारी कर दिखाए हालात। तूफान के चलते दोनों राज्यों में 10 से 12 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना के मामले 1,12,000 के पार, 24 घंटे में 5,609 नए केस और 132 लोगों की हुई मौत। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए आज से बुकिंग हुई शुरू। IRCTC की वेबसाइट खुलते ही कई ट्रेनों में सीटें फुल, साथ ही नियमों में भी किया गया बदलाव। भारतीय सीमा पर चीन की हरकतों को लेकर बोला अमेरिका, देख रहे हैं उकसाने और परेशान करने वाला है रवैया। और मंत्रिमंडल की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। लॉकडाउन और प्रवासियों को लेकर भी आ सकते हैं बड़े फैसले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए अब शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां आज प्रदेश मंत्रिमंडल की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम बड़े फैसले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर ले सकते हैं, जिससे कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। लॉकडाउन के चलते सरकार कुछ राहत भरे फैसले भी ले सकती है। प्रवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी मजदूरों को शहरी क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए योजना को मंजूरी मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तर्ज पर सरकार शहरी क्षेत्रों में पहुंचे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी स्कीम भी ला सकती है। वहीं शराब कारोबारियों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान ही एक्साइज फीस माफ करने की राहत भी प्रदान हो सकती है। साथ ही शराब कारोबारी लगातार अधिभार माफ करने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ और प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जा सकता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति अपनी रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार अपनी खोई हुई जमीन को लगातार खोजने में जुटी हुई है, जिसके चलते समय समय पर वो राज्य सरकार पर लगातार निशाने साधती रही है। इसी के चलते एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को क्वारंटीन करने की जो जिम्मेदारी दी है वो गलत है और ना ही राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को कोई धनराशि दी है। 2022 में जनता त्रिवेंद्र सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। मुद्दे मैंने उठाए हैं, वो मुद्दे जनहित से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को उत्तराखंड में लाया जा रहा है और लाने के बाद क्वारंटीन की जो व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं उसमें प्रधान उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है। इसीलिए हमने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि राज्य सरकार पहले बेस कैंप बनाए, उसके बाद जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करे। लेकिन अब सरकार 7 तालों में कैद है, वहां तक आवाज अगर जा भी रही है तो सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। और मैंने कई उदाहरण आपको दिए। मैंने कहा कि मैं उस वस्तु स्थिति से आपके माध्यम से सरकार को अवगत करा रहा हूं जो मैंने फील्ड में जाकर के देखी। मैंने कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानने का प्रयास नहीं किया या दूरभाष से जानने का प्रयास नहीं किया। मैं तो कहते हैं ना, स्थल पर जाकर के गांव के लोगों से और प्रधान से संवाद स्थापित करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सरकार ने 1 रुपया भी कोरोना की इस लड़ाई में लड़ने के लिए प्रधानों को नहीं दिया है। जब आपने 1 रुपया भी नहीं दिया है तो आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रधान जो है बिना संसाधनों के क्वारंटीन की व्यवस्था कर पाएगा? ये बहुत अहम बात है। और आज जिस गति से कोरोना के मरीज जो है लगातार इस प्रदेश के अंदर मिल रहे हैं, उस ग्रीन जोन के अंदर जहां आपने और हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यहां पर भी कोरोना दस्तक देने का काम करेगा,
वहां पर भी कोरोना ने दस्तक देने का काम किया है। अब सरकार को जाग जाना चाहिए, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसे कि सभी देश और दुनिया इस संक्रमण की मार झेल रहे हैं और इसी संक्रमण से देश की पूरी मानव जाति को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्था भी गरीब, मजदूर, विधवा, विकलांग, बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में देहरादून के जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 51 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आपको बता दें, इस महामारी के कारण अस्पतालों में रक्त की भारी मात्रा में कमी आई है, जिसे देखते हुए संस्था के माध्यम से उप जिलाधिकारी की अनुमति से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया। महामारी के इस दौर में लगातार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार जरूरतमंदों के लिए उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट ने उत्तराखंड प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा 55 दिव्यांगों को राशन किट, च्यवनप्राश और पौष्टिक जूस वितरित किया। इस अवसर पर प्रीतम सिंह ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि उनका ट्रस्ट लॉकडाउन 1 से लेकर अब तक पूरे देहरादून में अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 55 दिनों में ट्रस्ट ने अब तक 10,000 लोगों तक कच्चा राशन, सब्जी, जूस, मास्क, सैनिटाइजर पहुंचाकर सहायता करने का काम किया है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरे देश भर में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है, जिसमें अब केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से ये कहा है कि वो अपने अनुसार, अपने राज्य की स्थितियों के अनुसार उन्हें खोलने के आदेश दें, जिस पर जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकानें खुल रही हैं। बार्बर शॉप, सैलून, स्पा और पार्लर को शर्तों के साथ खोल सकते हैं। 2 कर्मचारी और अधिकतम 3 ग्राहक एक बार में दुकान में रह सकते हैं। आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने को लेकर जारी की गई और इवन व्यवस्था को कल देर रात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशानुसार समाप्त करने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा लॉकडाउन 4.0 में दी गई छूट को लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा कि अब वायरस के फैलने में वृद्धि हो रही है। इसी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने अन्य लोगों समेत खास तौर पर बाहर से प्रवेश कर रहे प्रवासियों से एकांत में 10 दिन तक रहने की अपील की है। साथ ही प्रवासियों से क्वारंटीन के नियमों का पालन करने को भी कहा है। सीएम ने कहा कि अगर किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो वो तुरंत 112 पर सूचना दे और घरों में रहकर भी लोग अपना इलाज करा सकते हैं। लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है और इसकी वजह से वायरस के फैलाव में भी वृद्धि हुई है। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं और विशेषकर जो लोग आज वापस अपने घर आ रहे हैं, कृपया आप अपने घरों में एकांत में रहें। क्वारंटीन के जो नियम हैं उनका पालन करें ताकि आप स्वयं भी सुरक्षित रह सकें और आपका गांव, आपका शहर भी सुरक्षित रह सके। ये महामारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बचाव नहीं है। इसका बचाव बड़ा आसान है, वो है सावधानी और संयम के साथ रहना, सफाई, हाथों को बार बार धोना, मास्क सदैव लगाए रखना और 10 दिन अगर हम अकेले में रह लेते हैं तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। अगर किसी तरह के लक्षण आते हैं, खांसी है, जुखाम है, बुखार है, बदन में दर्द है, तो तुरंत
आप 112 नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं। आप घर में बैठे भी अपना इलाज करा सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि अस्पताल में ही भर्ती होना पड़े, लेकिन अस्पताल में आपको भर्ती भी किया जा सकता है और आपका इलाज वहाँ पर हो सकता है। इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपया जागरूक रहें, सावधान रहें और नियमों का पालन करें, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे देहरादून की खबर का, जहां उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में नेटवर्किंग प्रणाली को मजबूत करने के संबंध में बैठक की गई, जिससे सभी राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी 105 राजकीय महाविद्यालयों में एनआईसी के माध्यम से ई ग्रंथालय की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग आगामी 5 वर्ष के लिए 21,000 रुपए प्रति महाविद्यालय की दर से एनआईसी में जमा करेगा। शिक्षा मंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों में मजबूत नेटवर्किंग के लिए बीएसएनएल को सर्वे करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 18 महाविद्यालयों में इंटरनेट नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के निर्देश भी बीएसएनएल के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सर, आज बैठक ली गई, उसमें निर्देश किया गया। देखिए, आज उच्च शिक्षा की, आईटी की और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की और हमारे सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक हमने की है, क्योंकि उच्च शिक्षा में हमने ऑनलाइन पढ़ाई पे बहुत इस समय ध्यान दिया है और इस समय 2 महत्वपूर्ण निर्णय किया हम लोगों ने। एक तो जो हमारे 105 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं और सभी विश्वविद्यालय हैं, यहाँ मुख्यमंत्री घोषणा के तहत ई ग्रंथालय जो है बनाएंगे। एनआईसी को हमने ऑर्डर कर दिए हैं और 1 महीने में सभी कॉलेज में ई ग्रंथालय बन जाएंगे और सभी विश्वविद्यालय में। दूसरा, हमने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश कर दिए हैं कि वो डिजिटल लॉकर बनाएं, ताकि छात्रों को मार्कशीट के लिए, डिग्री के लिए कहीं भटकना न पड़े, सीधे उनके घर में मार्कशीट और डिग्री आ जाएंगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लॉकडाउन के बीच अब जो परीक्षाएं होंगी असाइनमेंट की, वो अब ऑनलाइन की जाएंगी। ये मुख्य परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने से पहले का ट्रायल है, ताकि इसमें सामने आने वाली परेशानियों को दूर कर बेहतर तरीके से ऑनलाइन मुख्य परीक्षाएं कराई जा सके। बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही परीक्षा समिति में निर्णय भी लिया गया कि अब परीक्षा का समय 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का होगा। परीक्षा में केवल 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक दीर्घ उत्तरीय और एक लघु उत्तरीय। बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हटा दिया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 5 में से 2 करने होंगे और लघु में 8 प्रश्नों में से 4 करने होंगे। ये प्रक्रिया इसी आने वाली परीक्षा से शुरू कर दी जाएगी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।